Hello everyone, welcome to Let's Crack GATE and ESC Civil with India's largest learning platform Unacademy. होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे माय डियर प्रेसिपिटेशन, ठीक है, उसके फॉर्म्स, प्रेसिपिटेशन इट्स फॉर्म्स एंड मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी क्या होती है, ठीक है, एज अ सिविल इंजीनियर हम उसको क्यों पढ़ते हैं, व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस जो हम वहाँ पे देखते हैं, है ना। तो मतलब उसमें हमने इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी डिस्कस किया था, एप्लीकेशंस डिस्कस किए थे, हाइड्रोलॉजिक साइकिल डिस्कस किया था, और वहाँ पे हमने ये देखा था कि हम ये देखते हैं कि इवेंचुअली जो हमारा हाइड्रोलॉजी का एम होता है वो क्या होता है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज इवेंचुअली एंटर इनटू अ रिवर और स्ट्रीम। उसको हम बोलते हैं रन ऑफ, है ना। मतलब रन ऑफ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट अभी हमने ये देखा था कि जो पानी इवेंचुअली जितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें जानना है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर इवेंचुअली रिवर और स्ट्रीम में एंटर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रन ऑफ। यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम क्यों पढ़ रहे हैं प्रेसिपिटेशन, क्योंकि ये जो रन ऑफ है ये कहाँ से आ रहा है, प्रेसिपिटेशन से। एंड मोर ओवर दिस प्रेसिपिटेशन डेटा इज इजिली अवेलेबल देन दिस रन ऑफ डेटा। तो हम क्या करते हैं, पहले प्रेसिपिटेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, पहले प्रेसिपिटेशन फाइंड आउट करते हैं, फिर हम ऑल द अमाउंट ऑफ लॉसेस कैलकुलेट करते हैं, एंड देन वी कैलकुलेट कि सारे लॉसेस को सेटिस्फाई करने के बाद जितना पानी इवेंचुअली रिवर और स्ट्रीम में जा रहा है वो होता है रन ऑफ, है ना। तो उस ये सबको पढ़ने के लिए, मतलब हमारा एम तो रन ऑफ ही है, बट रन ऑफ कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि हम प्रेसिपिटेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं या प्रेसिपिटेशन होता क्या है, ठीक है। तो अभी हम जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारा प्रेसिपिटेशन। तो ये वाले लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, उसके वेरियस फॉर्म्स क्या होते हैं और कैसे बनता है ये प्रेसिपिटेशन, मतलब एक्चुअली बारिश होती कैसे है, उसका मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है माय डियर। तो उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई एम भाविशा ठक्कर. I have done my master's from National Institute of Technology, Warangal. I got selected for the post of assistant professor under National Project Implementation Unit. मैं एक MNC के लिए भी सेलेक्ट हुई थी, वाटर की थी ये, असिस्टेंट डिजाइन एज असिस्टेंट डिजाइन इंजीनियर। आई हैव क्वालिफाइड गेट मल्टीपल टाइम्स। मैंने AE और JEE के एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए स्टेट के। एंड आई हैव टॉट अक्रॉस द कंट्री। मैंने लाइव क्लासेस भी ली है और ऑफलाइन क्लासेस भी ली है वेरियस इंस्टीट्यूट्स में, और मैं द गेट अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की एक्स फैकल्टी थी। And I have mentored hundreds of students for GATE and ESC in last 3 years. So this was about me. Now, we'll start with precipitation. तो precipitation क्या होता है my dear? It is nothing but all forms of water that reaches the earth's surface from atmosphere. किसी भी तरीके का पानी, देखिए इसकी definition, all forms of water, है ना, all forms of water, किसी भी फॉर्म में अगर पानी जो है, ठीक है, अर्थ के सरफेस में आ रहा है एटमॉस्फेयर से, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। चाहे वो रेनफॉल के फॉर्म में आए, चाहे स्नोफॉल के फॉर्म में आए, ठीक है, किसी भी फॉर्म में आए, तो ये हम देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स, ठीक है। सो व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर दैट रीचेस द अर्थ सरफेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। नाउ वी विल सी व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो पहला होता है आपका रेन, ठीक है, स्नो, ड्रिजल, ये सब कॉमन टर्म्स है, ये आपने सुने होंगे, ठीक है। रेन तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द जगह रेन होती है ना। स्नो आपने सुना होगा, ड्रिजल आपने सुना होगा, ग्लेस, स्लीट और हेल ये आपने शायद नहीं सुना होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। फर्स्ट वी विल डिस्कस रेन, ठीक है। देखो ये बारिश हो रही है ना। सो रेन, व्हाट इज रेन? सो दिस इज द प्रिंसिपल मोड, इट इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ प्रेसिपिटेशन इन इंडिया, ठीक है। इट इज द principal mode of precipitation in India. ठीक है। अब देखिए इसका आपको क्या याद रखना है, इसका जो साइज होता है माय डियर ये वेरी करता है। हम रेन किसको बोलते हैं? जब इसका साइज जो है ये 0.5 mm से लेके 6 mm तक वेरी करता है, ठीक है। रेन ड्रॉप्स का जो साइज है वो 0.5 mm से 6 mm तक वेरी करता है, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी वी क्लासीफाई रेनफॉल इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी के बेसिस पे
हम रेनफॉल को 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। अब पहले समझते हैं कि इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, आपको ये जो डेटा है माय डियर ये याद रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं ना, जो थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, या गेट में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको ये सब भी पता होना चाहिए। ठीक है, हम इसमें जो पॉइंट एग्जाम स्पेसिफिक है वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मत सोचिए कि मैम ये रेन को क्यों पढ़ा रही है ना, ये तो हमें पता होता है बारिश, बट हमें जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है वही मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। सारा जो एक एक पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो साइज होती है, रेन ड्रॉप की साइज होती है 0.5 mm to 6 mm, तो इसका साइज वेरीज फ्रॉम 0.5 mm to 6 mm, ये याद रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, नाउ व्हाट इज दिस इंटेंसिटी? ठीक है, इंटेंसिटी क्या होती है? देखिए माय डियर, आप जो रेन को मेजर करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ फॉर्म्स देख रहे हैं और मैकेनिज्म देखेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी कि हम कैसे रेनफॉल को मेजर करते हैं। ठीक है, तो रेनफॉल को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। ठीक है, हम इन टर्म्स ऑफ डेप्थ मेजर करते हैं, मतलब हम रेनफॉल को रिपोर्ट करते हैं इन mm सेंटीमीटर। आप सुनते होगे ना कि इतनी सेंटीमीटर की बारिश हुई, राइट? तो वैसे हम मतलब इन टर्म्स ऑफ डेप्थ मेजर करते हैं, राइट? तो इंटेंसिटी क्या होता है? जब हम इन टर्म मतलब हम जैसे बोलना चाहे कि सपोज आज शाम को 5 बजे से 6 बजे तक कितनी बारिश हुई, 1 घंटे में कितनी बारिश हुई, है ना? तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम रेनफॉल को मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। मतलब अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इफ वी आर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रेनफॉल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी हम कितने टाइप की रेनफॉल डिफाइन करते हैं? 3। तो जब अगर देखिए उसका रेंज होता है, ये आपको याद रखना माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए ये वैल्यूज, बहुत सी बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, फ्रॉम ट्रेस, क्योंकि हम 0 नहीं लिख सकते इसलिए हम लिख रहे हैं फ्रॉम ट्रेस टू 2.5 mm पर आवर अगर रेनफॉल होती है तो इसको हम बोलते हैं लो इंटेंसिटी रेन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लो इंटेंसिटी रेन। मैं यहाँ पे लो रेन लिख दे रही हूँ। ठीक है, लो इंटेंसिटी रेन अगर 2.5 mm पर आवर से, ठीक है, 7.5 mm पर आवर तक हो रही है तो हम इसको बोलते हैं मीडियम इंटेंसिटी रेन। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर हो रही है तो हम इसको बोलते हैं हेवी रेन। क्लियर? तो जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो हर दिन सुबह 8:30 बजे रेनफॉल का डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी वी हैव क्लासिफाइड रेनफॉल इन 3 फॉर्म्स, राइट? ट्रेस से 2.5 mm पर आवर तक होगा तो उसको हम बोलेंगे लो रेन। अगर 2.5 mm पर आवर से 7.5 mm पर आवर तक है तो उसको हम बोलेंगे मीडियम रेनफॉल, मीडियम इंटेंसिटी रेनफॉल। और अगर ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर है तो इसको हम बोलेंगे हेवी इंटेंसिटी रेनफॉल। क्लियर? यू हैव टू रिमेंबर दिस डेटा। क्लियर हो गया कि इंटेंसिटी क्या होती है? इट इज नथिंग बट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ रेनफॉल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, और इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कौन सी जगह पे होती है? इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कौन सी जगह पे होती है? ये होती है मौसिन राम में। ठीक है, मौसिन राम में, SYN, मौसिन राम में। और वर्ल्ड का भी वेटेस्ट प्लेस यही है। यहाँ पे लगभग 11 मीटर 11.87 मीटर की बारिश होती है। ठीक है, तो ये जो है इंडिया का वेटेस्ट प्लेस है, प्लस वर्ल्ड का भी वेटेस्ट प्लेस यही है, मेघालय में है ये। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी भी है, बट ये सबसे ज्यादा है। दिस इज द हाईएस्ट वन, उसके बाद है चेरापूंजी। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट रेनफॉल। ठीक है, क्लियर हो गया? और यही आपको पता भी होगा कि रेनफॉल ही हमारे इंडिया के मोस्ट ऑफ द रीजन्स में रेनफॉल ही होती है। तो अब से माय डियर हाइड्रोलॉजी में जब भी मैं प्रेसिपिटेशन बोलूँ हम रेनफॉल के बारे में ही पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन मीन्स आई एम रेफरिंग द रेनफॉल। ठीक है, अभी तो हम सारे फॉर्म्स देख रहे हैं, बट प्रेसिपिटेशन अगर मैंने बोला है तो हम रेनफॉल की ही बात कर रहे हैं। क्लियर? अब देखिए स्नोफॉल। स्नो, व्हाट इज स्नो? ये देखिए ये स्नो है ना? तो स्नो क्या होता है? इट इज नथिंग बट आइस क्रिस्टल्स का फॉर्म, है ना? सो स्नो इज प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ आइस। स्नो इज व्हाट? प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ आइस, राइट?
इज कॉल्ड एज स्नो। इसकी आपको डेंसिटी याद रखनी है। तो इसकी जो डेंसिटी होती है माय डियर, ये अप्रोक्सीमेटली होती है 0.1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 0.1 ग्राम पर सीसी। और आप इसको मतलब ये 1 ग्राम पर सीसी क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो। ठीक है, सो प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ आइस इज कॉल्ड एज स्नोफॉल। तो जब आपका सराउंडिंग टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे आ जाता है तब क्या होता है, आपका जो वाटर वेपर होता है वो डायरेक्टली स्नोफ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तब आपकी स्नोफॉल होती है। सो दिस इज कॉल्ड एज स्नो। नाउ ड्रिजल, ड्रिजल हम बोलते हैं ना, रिमझिम बारिश होती है जब, है ना। सो दिस आर माइन्यूट ड्रॉपलेट्स, वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं ये। ठीक है, वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर को हम क्या बोल देते हैं, ड्रिजल। ठीक है, इसका जो साइज होता है माय डियर, ये आपको याद रखना है, इसका जो साइज होता है ये होता है लेस देन 0.5 mm। ठीक है, और इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो होती है लेस देन 1 mm पर आवर। ओके, ड्रिजल आपने देखा भी होगा, रिमझिम बारिश जो होती है उसको हम बोल देते हैं ड्रिजल। राइट नाउ ग्लेज। व्हाट इज ग्लेज? ग्लेज क्या होता है, जब कोई भी वाटर ड्रॉपलेट किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट को छूता है जिसका जो टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस होता है, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ आइस, उसको हम बोलते हैं ग्लेज। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट विच इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अ बॉडी हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस, इट गेट्स कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ आइस। मतलब ऊपर से बारिश होती है लेकिन जैसे ही ये आता है कोल्ड ऑब्जेक्ट को छूता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ आइस। इट इज कॉल्ड एज ग्लेज। क्लियर? अब ये जो होता है स्लीट जो होता है प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइन क्रिस्टल्स, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट आइस जो होती है ना, स्लीट जो होती है ये आपकी ट्रांसपेरेंट आइस होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट आइस, इसको आप बोलते हो स्लीट। ठीक है, कहीं कहीं ब्रिटेन में क्या, अगर बारिश और स्नोफॉल साथ में हो रही है ना तो उसको स्लीट बोल देते हैं। क्लियर? सो दिस इज ट्रांसपेरेंट आइस, नथिंग बट ट्रांसपेरेंट आइस। नेक्स्ट होता है आपका हेल। हेल मतलब ओले गिरते हैं ना जो, उसको आप बोलते हो हेल। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट लम्प्स ऑफ आइस। हेल क्या होता है? लम्प्स ऑफ आइस, लम्प्स ऑफ आइस। ठीक है, तो जो लम्प्स ऑफ आइस का अगर साइज ग्रेटर देन 8 mm होगा तो आप उसको बोलोगे हेल। ठीक है, इफ द साइज ऑफ लम्प्स इज ग्रेटर देन 8 mm, लम्प्स ऑफ आइस का साइज अगर ग्रेटर देन 8 mm होगा तब आप उसको बोलोगे हेल। ठीक है, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन माय डियर ये बोलता है कि अगर उसका साइज 5 mm से भी बड़ा है ना तो भी आप उसको हेल बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 mm से ऊपर भी बोला गया है तो उसको आप हेल बोल सकते हो, लेकिन ऐसे डिफाइंड साइज जो किताबों में मेंशन होता है वो साइज ग्रेटर देन 8 mm होता है। राइट, अब देखिए ये हो गए आपके वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। राइट, पहले हमने देखा कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इट इज all forms of water that reaches the earth surface from atmosphere। फिर हमने पहला देखा what is rain, यही होता है। बाकी हम आगे जो भी बात करेंगे, आगे जितनी भी पढ़ाई हम हाइड्रोलॉजी में करेंगे वो हम रिलेटेड टू रेनफॉल करेंगे। अगर हम प्रेसिपिटेशन कहीं बोल भी रहे हैं मतलब हम रेनफॉल को रिफर कर रहे हैं। राइट, उसकी साइज 0.5 mm से 6 mm तक होती है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी वी क्लासिफाइड इनटू 3 फॉर्म्स, है ना, लो रेन, मीडियम रेन एंड हेवी इंटेंसिटी रेनफॉल। सो ये रेंज आपको याद रखनी है। अगर ट्रेस से 2.5 mm पर आवर है तो वो लो रेन होता है, 2.5 mm पर आवर से 7.5 mm पर आवर है तो वो मीडियम इंटेंसिटी रेन होता है, और ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर है तो वो हेवी इंटेंसिटी रेन होता है। राइट, और आपको ये याद रखना है, मतलब हम रेनफॉल को कैसे मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। इंटेंसिटी क्या होती है, जब हम डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लेते हैं तो वो आपकी इंटेंसिटी हो जाती है। फिर हमने स्नो देखा, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ आइस। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। फिर हमने ड्रिजल देखा, फिर हमने ग्लेज देखा, फिर हमने स्लीट देखा और फिर हमने हेल देखा। सो दिस आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, बट उसको देखने से पहले
एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज़ माय डियर ये इंस्टॉल ऐप कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सो सिंपली गो टू द प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड इंस्टॉल दिस ऐप। जैसे ही आप ये ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेगी, राइट। बहुत मतलब हर एक स्ट्रीम के सबसे अच्छे टीचर्स आपको मिलेंगे। और अगर आपको ये तो आपको मिलेगा ही इसका फ़ायदा कि आपको बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मिलेगी इसमें, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग करनी है, अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस है अपनी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आपको एक रूटीन फॉलो करके पढ़ाई करनी है, एकदम सिस्टमैटिकली पढ़ाई करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है माय डियर, तो ये जो सब्सक्रिप्शन है ये 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के लिए अवेलेबल है। अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका कॉस्ट है 25,000 रुपीज़। बट अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं BT Live, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं BT Live, तो आपको इसमें एक डील मिलती है। BT Live मतलब भाविशा ठक्कर, मेरा नाम भाविशा ठक्कर है, सो यू हैव टू यूज द इनिशियल्स BT Live। तो आपको मिलेगा ये जो सब्सक्रिप्शन है ये आपको मिल जाएगा 22,500 रुपीज़ में। सिमिलरली अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और ये जो मिलता है आपको 30,000 रुपये में मिलता है, बट अगर आप मेरा कोड यूज कर लेते हैं BT Live तो आपको ये सिर्फ 27,000 रुपीज़ में मिलेगा। ठीक है माय डियर, ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये सिर्फ 27,000 रुपीज़ का है, क्योंकि देखिए आप अगर इसकी पर मंथ कॉस्ट निकालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1100 रुपीज़ है। ठीक है, तो अगर आप बाहर खाते हैं या पार्टी कर लेते हैं महीने में 2 बार तो 1100 रुपीज़ का कॉस्ट आ जाता है। ये उससे भी कम है ना, इतना तो आ ही जाता है, उतना ही बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है। तो ये आपके अपने आप के लिए एक ट्रीट है, बहुत अच्छा ट्रीट प्लस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये आपको रिवॉर्ड देगा बाद में, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी गुड डील एंड ये आपको काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस में मिल रहा है। और अगर आप 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हैं और अगर आप 2nd ईयर या 3rd ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है ना, तो आप बेटर है कि 24 मंथ्स के लिए जाए, क्योंकि आपको 4th ईयर के बाद देना है गेट, राइट। तो आप क्या कीजिए कि 12 मंथ्स के बदले 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि देखिए कॉस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये 22,500 का है और ये 27,000 का है, मतलब 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट में आपको 1 साल का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको बाद में भी अच्छे अपडेटेड वीडियो लेक्चर्स चाहिए, क्योंकि हर साल कुछ क्वेश्चंस ऐड होते हैं, कंसेप्ट्स ऐड होते हैं, ठीक है, टीचर्स भी बहुत सारे नए नए कंसेप्ट्स और लेके आते हैं, तो आपको ये बहुत हैंडी होगा अगर आपके पास एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन होगा तो। ठीक है माय डियर, तो ये तो हो गई सब्सक्रिप्शन की बात। अब देखिए अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस माय डियर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो आपका कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि टाइम टेबल नहीं रहेगा, रूटीन नहीं रहेगा। बच्चे को जनरली यही लगता है ना कि हम कोचिंग जाते हैं तो कंटिन्यूटी बनी रहती है, तो यहाँ पे भी आपकी कंटिन्यूटी बने रहेगी, क्योंकि जो आपकी लर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है। आपको बता दिया जाएगा कि कल कौन सी क्लास होने वाली है, कितने बजे लाइव कौन कौन सी क्लासेस होने वाली है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको क्या मतलब आप लाइव क्लास होगी तो आपको जाना ही है उस क्लास में, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा लर्निंग जो है बहुत स्ट्रक्चर्ड होती है, प्लस इसमें बैच वाइज कोर्सेज भी होते हैं। अगर आप गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका एक अलग बैच है, अगर आप गेट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका एक अलग बैच है। फिर यहाँ पे सेपरेट डाउट सेशंस भी होते हैं। आप क्लास के दौरान भी जो आपको डाउट है वो हमसे लाइव चैट्स में पूछ सकते हैं, है ना। देयर इज ऑप्शन ऑफ चैट, आप जहाँ पे अपने डाउट को अच्छे से पूछ सकते हैं, आप हमसे आराम से 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। प्लस अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं BT Live और सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं BT Live और सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपके जो डाउट्स होंगे माय डियर वो मेरी प्रायोरिटी में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, जितने भी बच्चों ने मेरा कोड यूज करके मेरे द्वारा वो सब्सक्रिप्शन में आए हैं उनका मैं ग्रुप बना लूंगी, एंड देन वहाँ पे जो भी आपके डाउट्स होंगे हर एक बच्चे पे मतलब एक बच्चे पे अच्छे से फोकस दे सकेंगे हम। ठीक है, अब देखिए अगर आपकी किसी भी रीज़न से अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आप आराम से ऑफलाइन लेक्चर्स देख सकते हैं। जो भी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है वो आप आराम से ऑफलाइन देख सकते हैं। प्लस माय डियर जो टेस्ट सीरीज़ है इसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना है। जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उसी में ये टेस्ट सीरीज़ इंक्लूडेड है, आपको अलग से टेस्ट सीरीज़ के लिए पे नहीं करना है। प्लस आपको इस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए गेट, ESC या कोई भी आप स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज
एग्जाम, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपको जो भी मटेरियल, जो भी वीडियो लेक्चर्स, जो भी PDF फॉर्म में चीजें चाहिए होगी, वो सब कुछ उस सब्सक्रिप्शन में आपको अवेलेबल होगा। ठीक है माय डियर, और ये बहुत ही इकोनॉमिकल है। मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं और अगर आप प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते हैं, है ना, तो उनकी जो फीस होती है वो ही 70,000, 80,000, 90,000 होती है, इतनी फीस होती है। अब सोचिए, आप इतनी फीस देंगे, प्लस अगर आपका वो जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अगर आपके शहर में नहीं है या जहाँ आपका घर है वहाँ नहीं है, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फूड, एकोमोडेशन। तो आप सोच सकते हैं कि 1 से 1.5 लाख का मिनिमम आपको खर्चा होगा। ठीक है, बट यहाँ पे तो आपको 22,500 में ही वही क्वालिटी का कंटेंट मिल रहा है, राइट। तो आप लाइक द चॉइस इज योर्स। अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, मैकेनिज्म मतलब कि ये बारिश बनती कैसे है। ठीक है, सो देयर आर 4, इसको मैंने 4 मैकेनिज्म से बताया है। ठीक है, तो पहला होता है आपका फ्रंटल रेन। ठीक है माय डियर, पहला होता है आपका फ्रंटल रेन। इसमें क्या होता है माय डियर, जब 2 एयर मासेस है ना, सपोज दिस इज अ कोल्ड एयर मास, कोल्ड एयर मास। ठीक है, जब ये कोल्ड एयर मास आपकी वार्म एयर मास के साथ मिलती है, ठीक है, व्हेन दिस कोल्ड एयर मास मीट्स विद द वार्म एयर मास, ये आपका वार्म एयर मास है। डायग्राम्स थोड़े समझना, भावनाओं को समझना। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब आपका कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास से टकराता है, जब एक एयर मास, ठीक है, दूसरे एयर मास से टकराता है जिसका टेम्परेचर सेम नहीं होता है, सपोज एक थोड़ी गर्म हवा है, एक ठंडी हवा है, जब ये आपस में टकराती है माय डियर, तो ये मिक्स नहीं होती क्योंकि इनकी डेंसिटीज डिफरेंट है। तो वहां पे क्या होता है, एक फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्रंटल प्रेसिपिटेशन या फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है, ये जो होता है ये एक फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रंट, राइट। तो क्या होगा माय डियर, जो ये वार्म एयर है ये हल्की होती है और इसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है। ठीक है, कोल्ड एयर मास जो होती है वो ड्राई होती है, लेकिन जो ये वार्म एयर होती है इसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो क्या होगा कि ये जो वार्म एयर है ये हल्की होगी, तो ये ऊपर राइज करेगी। ठीक है, हल्की होगी, ऊपर राइज करेगी, जैसे ही ऊपर जाएगी टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो जो वार्म एयर में मॉइस्चर कंटेंट है वो कंडेंस्ड होगा, कंडेंस होगा, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा और बारिश होगी। तो जब ऐसे बारिश होती है तब हम इसको बोलते हैं फ्रंटल रेन। ठीक है, फ्रंटल रेनफॉल, क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रंटल रेनफॉल। आ गया समझ में, जब 2 एयर मासेस आपस में टकराती है जिनका टेम्परेचर अलग होता है तो वो मिक्स नहीं होती है, वहां पे एक फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, प्लस जो वार्म एयर होती है जिसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है वो हल्की होती है तो वो राइज करती है। ठीक है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, जैसे ही वो राइज करती है टेम्परेचर कम होता है, वो जो मॉइस्चर कंटेंट होता है इट गेट्स कंडेंस्ड और वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, फिर क्लाउड्स जब मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाता है तो वो बरस जाता है। ठीक है, सो उस टाइप की रेन को हम बोलते हैं फ्रंटल रेन। अब होता है आपका कन्वेक्शनल रेन। अब होता है आपका कन्वेक्शनल रेन। ये माय डियर जो कन्वेक्शनल रेन है ये कन्वेक्शनल करंट की वजह से होता है। ठीक है, कन्वेक्शनल करंट, ये क्या होता है कन्वेक्शनल करंट। ठीक है, जब आपकी जो हीट एनर्जी होती है व्हेन इट गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी जो हीट एनर्जी होती है ना, इस प्रोसेस में क्या होता है आपकी हीट एनर्जी जो होती है, हीट एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसको आप बोलते हो कन्वेक्शनल करंट्स। ठीक है, तो कन्वेक्शनल करंट्स आपके अर्थ के मेंटल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि देखिए, जैसे अब सिंपल से समझते हैं इसको, एकदम सिंप्लीफाई करके समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं, थोड़ी टेक्निकल के अलावा ऐसे प्रैक्टिकली इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये आपका सन है जहां से आपको हीट एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब ये जो सन है ये क्या करेगा, आपके लैंड मास को हीट करेगा।
ठीक है। जो आपका लैंड सरफेस होगा उसको हीट करेगा, ऑब्वियस ही बात है, गर्मी के दिनों में पूरा हीट हो जाता है ना जमीन, तो जमीन को हीट करेगा। फिर क्या होगा, जो भी यहाँ पे एयर होगी, जो भी सराउंडिंग एयर होगी वो भी हीट अप हो जाएगी। जैसे ही आपकी सराउंडिंग एयर हीट अप होगी वो क्या करेगी, राइज होना शुरू करेगी। ठीक है, तो देखो सराउंडिंग एयर gets heated up। ठीक है, सराउंडिंग एयर गेट्स हीटेड अप। ठीक है, तो देखो हीट का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और फिर जब आपकी सराउंडिंग एयर हीट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऊपर उठेगी। जैसे ही ऊपर उठेगी फिर कूल होगी तो फिर, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर तक पहुंचेगी तो ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है, कूल होगी तो फिर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स कंडेंस होना शुरू होंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स कंडेंस होना शुरू होंगे तो फिर से बारिश होगी। तो इस टाइप की रेनफॉल को हम बोलते हैं कन्वेक्शनल रेन। ठीक है, तो देखिए ये इसके लिए आइडियल सीजन कौन सा है माय डियर, इसके लिए आइडियल सीजन कौन सा है, समर, क्योंकि ये हीट एनर्जी चाहिए इसको, है ना, तो इसके लिए आइडियल सीजन है समर। और ये कहाँ होगी, यूजुअली इक्वेटर के पास। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल। तो पहला मैकेनिज्म हमने देखा फ्रंटल मैकेनिज्म, उसमें कुछ नहीं होता है, दो एयर मासेस मिलती है, जो वार्म एयर मास होती है वो ऊपर उठती है तो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और बारिश हो जाती है। दूसरा होता है आपका कन्वेक्शनल रेन। कन्वेक्शनल रेन में क्या होता है कि हीट एनर्जी के ट्रांसफर की वजह से जो बारिश हो रही है वो होती है आपकी कन्वेक्शनल रेन ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट्स। तो इसमें क्या होता है कि सन से हीट एनर्जी लेगा, लैंड सरफेस हीट होगा और जो सराउंडिंग एयर है वो हीट हो जाएगी, और फिर हीट हो जाएगी तो वो हल्की हो जाएगी, वार्म एयर हो जाएगी, वो ऊपर उठेगी। ऊपर जैसे ही उठेगी टेम्परेचर कम होगा तो जो उसके वाटर वेपर्स है वो कंडेंस होना शुरू होंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कंडेंस होना शुरू होंगे और इससे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा तो बारिश होगी। ठीक है, आपको सिर्फ डायग्राम याद रखना है। ठीक है, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें भी सिर्फ आपको डायग्राम से समझ में आ जा रहा है, इसमें भी सिर्फ आपको डायग्राम इतना सुंदर नहीं है बट समझ में आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ये जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है ना, ये जो ओरोग्राफिक वर्ड है ये आया है आपका, एक होता है ओरिजेनिक प्रोसेस। ठीक है, ओरिजेनिक प्रोसेस होता है। ये ओरिजेनिक प्रोसेस क्या होता है, कुछ नहीं, माउंटेन्स कैसे बनते हैं ना उस प्रोसेस को आप बोलते हो, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस को बोलते हो ओरिजेनिक। तो ये जो ओरोग्राफिक रेन है इसका जो की एलिमेंट है वो है माउंटेन्स। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है माय डियर, देखिए अब जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो लैंड सरफेस में भी होता है और वाटर बॉडीज में भी होता है, लेकिन हम वाटर बॉडीज को कंसीडर करेंगे क्योंकि उसमें इवेपोरेशन बहुत ज्यादा इंटेंस होता है। इवेपोरेशन क्या होता है, सिंपल भाषा में कि भाई जो सन से जो एनर्जी आती है उससे क्या होता है कि जो पानी है वो वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर उठने लगता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इवापोरेशन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बट अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से आप देख रहे हो कि इवापोरेशन क्या होता है, जब पानी भाप में बन के कन्वर्ट हो जाता है और ऊपर उठने लगता है, दैट इज कॉल्ड एज इवापोरेशन। ठीक है, अब माउंटेन्स इसमें रोल प्ले करेगा। तो क्या होता है कि माउंटेन्स जो है हेल्प करेगा उस एयर को ऊपर उठने में। ठीक है, तो इसीलिए हम इस टाइप की रेनफॉल को बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन। अगर मैं इसको डायग्राम बना के समझाना चाहूँ आपको, ठीक है, तो ये आपका माउंटेन है, राइट, और ये है आपका वाटर बॉडी। लेट्स टेक दिस एज वाटर बॉडी, ये आपकी वाटर बॉडी है। ठीक है, कोई सी। अब यहाँ पे इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन की वजह से जो वाटर है आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट करेगा। और देखिए माय डियर, अब ये क्यों राइज करेगा ऊपर, अब ये समझिएगा कि ये क्यों राइज करेगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। पहाड़ के ऊपर अगर आप जाते हो तो टेम्परेचर कम होता है। जो आपने अगर कभी ट्रैकिंग की होगी, ट्रैक करके पहाड़ में चले होंगे, तो अगर आपको बहुत ठंड लगती है। ठीक है, अगर आप पहाड़ी रीजन में रहते हो या अगर आप कभी घूमने गए होंगे तो आपको पता होगा कि माउंटेन्स के ऊपर बहुत टेम्परेचर ठंडा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कूल है टेम्परेचर और यहाँ पे रिलेटिवली, हम रिलेटिव बात करें, यहाँ पे रिलेटिवली हॉट है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ के हिसाब से हमेशा हॉट से टेम्परेचर डिफरेंस जब क्रिएट होता है तो हॉट से कूल में शिफ्ट होता है। ठीक है, वो मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होती है, हॉट से कोल्ड में। सो ये दिस इज योर हॉट, दिस इज योर कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ बोलता है। तो ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये जो
पानी है जो उठ रहा है यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर कूल है तो ये इसकी तरफ खींचेगा, और ये जो माउंटेन का जो स्लोप होगा ना वो इसको एक रैंप प्रोवाइड करेगा, क्योंकि देखो अगर विंड्स यहाँ से आ रही है तो ये एक रैंप प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखो ये माउंटेन इसको एक एड प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इस टाइप की रेन को हम बोलते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। या तो अगर आप इसको थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग के भाषा में बोलना चाहो तो ड्यू टू टोपोग्राफिक वेरिएशन, ठीक है, ड्यू टू टोपोग्राफिक वेरिएशन, जो पानी है, जो हवा है वो ऊपर उठती है, फिर वही सेम प्रोसेस है, जब हवा ऊपर उठेगी तो जो भी उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंडेंस होना शुरू होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स कंडेंस होंगे, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, और माय डियर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा तो जब तक क्लाउड्स मॉइस्चर होल्ड करेगा तब तक ठीक है, मॉइस्चर होल्ड नहीं करेगा, बहुत हैवी हो जाएंगे क्लाउड्स तो बारिश हो जाएगी, ठीक है माय डियर। इसीलिए हम देखते हैं कि माउंटेन का जो ये वाला साइड होता है ना, इस साइड वाला साइड, इसको हम बोलते हैं रेन शेडो एरिया या लीवॉर्ड साइड, क्योंकि देखिए इधर क्या हो रहा है कि जो हवा है आपकी, मॉइस्चर लिडन एयर जो है वो उठ रही है, उठती है तो टेम्परेचर कम होता है, बट इधर से क्या होगा कि हवा जो है वो वापस आ जाएगी तो ये गर्म होते जाएगी, तो इस तरफ जो है वो बारिश नहीं होती है, यहाँ पे ही बारिश होती है, ठीक है। आगे समझ में, तो इसको आप बोलते हो विंड वॉर्ड साइड, इसको आप बोलते हो विंड वॉर्ड साइड, और इसको आप बोलते हो लीवॉर्ड साइड, ठीक है, या रेन शेडो एरिया। क्लियर। सो ओरोग्राफिक रेन क्या होती है, जो माउंटेन का स्लोप है, मतलब टोपोग्राफिकल वेरिएशन की वजह से जो रेनफॉल होती है उसको आप बोलते हो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, और यही प्रीडोमिनेंट मैकेनिज्म है इंडिया की बारिश का। ओके, सो दिस इज द प्रीडोमिनेंट मैकेनिज्म फॉर इंडियन रेनफॉल। क्लियर। तो आपको अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई कौन सा मैकेनिज्म इंडिया में प्रीडोमिनेंट है, तो वो है ओरोग्राफिक, याद रखना, ठीक है। अब देखिए ओरोग्राफिक इंडिया में कहाँ कहाँ होता है, ये प्रोसेस मैंने यहाँ पे भी आपको अच्छे से बताया। तो देखिए ये वेस्टर्न घाट्स के जो माउंटेन्स होते हैं ना, ये रीजन जो है, यहाँ पे जो आपकी साउथ वेस्ट मानसून आती है ना, वो आपकी इसके वजह से होती है, ओरोग्राफिक रेन होती है वो, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। प्लस ये हिमालयन रीजन, ये जो हिमालयन रीजन है आपका, यहाँ पे भी ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ठीक है। आपको याद होगा माय डियर 2013 का उत्तराखंड का सडन क्लाउड बस्ट है ना, तो उससे बहुत ज्यादा फ्लैश फ्लड आया था, डिजास्टर हुआ था, तो वो जो है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरोग्राफिक रेन। क्लियर। तो देखो इसमें यही मैंने बताया कि ये सी है आपका, ये जो पानी यहाँ से अगर प्रिवेलिंग विंड आ रही है तो ये जो स्लोप है वो उसको एड देगा या रैम देगा, और इसकी वजह से पानी ऊपर उठेगा, और ये यहीं पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, और पहाड़ के इस तरफ बारिश होगी और इस तरफ बारिश नहीं होगी, तो इसको आप लीवॉर्ड साइड या रेन शेडो एरिया बोलते हो, और इसको आप विंडवॉर्ड साइड बोलते हो, ठीक है। ये मैंने इस डायग्राम से भी आपको समझा दिया, और इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है ये भी बता दिया, उसका एक एग्जाम्पल भी बता दिया। क्लियर। सो दिस वॉज अबाउट ओरोग्राफिक रेन। नाउ नेक्स्ट इज साइक्लोनिक रेन, है ना। तो अभी जो अम्फान साइक्लोन आया था उसके वजह से जो, मतलब उसके वजह से जो बारिश हुई, उसके बाद जो बारिश हुई वो जो होती है वो होती साइक्लोनिक रेन। तो ये एक साइक्लिक मूवमेंट के वजह से होती है। देखो क्या होता है माय डियर, एक कोई लो प्रेशर जोन होता है, ठीक है, उसके अराउंड रोटेट करता रहता है विंड्स, हाई लार्ज मास ऑफ विंड्स व्हेन इट इज रोटेटिंग अराउंड अ लो प्रेशर जोन। तो क्या होता है, जो विंड्स होती है वो हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करती है। ये हमेशा याद रखना कि जो विंड्स होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो साइक्लोन का जो सेंटर होता है वो लो प्रेशर जोन होता है, ठीक है। तो देखिए व्हेन अ लार्ज मास ऑफ एयर इज रोटेटिंग अराउंड अ लो प्रेशर जोन, ठीक है, देन साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। व्हेन अ लार्ज एयर मास, ठीक है, इज रोटेटिंग अराउंड अ लो प्रेशर जोन, देन साइक्लोन इज फॉर्म। ये साइक्लोन का आपका टॉप व्यू है। तो अब इससे क्या होता है, जब साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है तो जो विंड्स होती है वो राइज करती है। जैसे ही वो राइज करेगी, राइज क्यों करती है माय डियर, कोरियोलिस इफेक्ट से, ठीक है। कोरियोलिस इफेक्ट जो कि अर्थ में लगता है, इसके वजह से नॉर्थन हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन होता है एक्चुअली बेसिकली। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में राइट साइड में डिफ्लेक्शन होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में डिस्कशन होता है, ठीक है। तो ये मैंने अपनी जब प्लस क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें मैं अच्छे से डिस्कस करूंगी और इसको डिटेल में। अभी इतना जान लीजिए कि साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब एक लो प्रेशर जोन इज सराउंडेड बाय अ लार्ज मास ऑफ विंड। तो हमेशा जो विंड का जो मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन होता है, ठीक है। और
विद, और वो जो कोरियोलिस इफेक्ट होता है, ठीक है, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से वो एड हो जाता है और देन वो जो विंड्स है वो राइज करती है। तो अगर मैं इसका फ्रंट व्यू आपको दिखाना चाहूँ तो देखो ये लो प्रेशर जोन है, यहाँ से आपका जो आ रहा है, आपका विंड्स आ रही है, वो क्या करेगी, मॉइस्चर पिक करते हुए आएगी। मतलब यहाँ पे अगर सपोज कोई वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में होगा ये, तो मॉइस्चर पिक करते हुए आएगी और फिर ये राइज करेगी, ठीक है, राइज करेगी कोरियोलिस इफेक्ट के वजह से। और यहाँ पे देखो ये ऐसे ऐसे कोरियोलिस इफेक्ट होता है और ऐसे ऐसे साइक्लोन बनता है, ठीक है। तो जैसे ही विंड, फिर वो तो फिनोमेना यही हो गया ना कि जैसे ही हवा राइज की, मॉइस्चर लेडन एयर है, ये राइज की, राइज करेगी, टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पे ट्रोपोस्फियर होगा, ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर कम होता है, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे बारिश हो जाएगी, इधर भी होगी, दोनों तरफ होगी, ठीक है। तो ये तो सेम वही फिनोमेना हो गया। तो इसके वजह से जो रेनफॉल आती है उसको हम बोलते हैं साइक्लोनिक रेन, ठीक है। अभी अम्फान जो साइक्लोन आया उसके बाद जो बारिश हुई उसी को आप बोल देते हो साइक्लोनिक रेन। तो जो इसमें बहुत सारी फिनोमेना होती है कि पानी में सर्जेस, बड़ी बड़ी सर्जेस, फ्लैश फ्लड्स, मतलब फ्लड्स भी आता है इसकी वजह से, है ना, बहुत बड़ी बड़ी सर्जेस इसमें पानी में बनती है, ठीक है। तो ये सब होता है साइक्लॉन्स। देखो ये जो साइक्लॉन्स होते हैं, टाइफून्स होते हैं, हरिकेन्स होते हैं, आपने सुना होगा, है ना, टॉर्नेडोज होते हैं, ये सब सबका फिनोमेना सेम है, बस इसको अलग अलग रीजन में होता है तो उसको अलग अलग नाम दे देते हैं। तो जो साइक्लोनिक रेन है वो इंडियन ओशन और साउथ पैसिफिक सी में जो भी साइक्लॉन्स आते हैं, जो भी ये इस फिनोमेना से साइक्लॉन्स आते हैं उसको आप साइक्लॉन्स बोलते हो, ठीक है। अगर ये साउथ चाइना सी में आते हैं तो आप उसको हरिकेन्स बोलते हो, ठीक है। तो ऐसे कर करके अलग अलग नाम है। अगर यूएस में आता है तो उसको, मतलब इसके सबके अलग अलग नाम है। ऑस्ट्रेलिया में आता है तो विली विली बोलते हो, अलग अलग नाम है, टॉर्नेडो है, हरिकेन्स है। तो ये सब, खैर ये सब ज्योग्राफी की बात है, आपको याद नहीं करना, बस आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि कैसे बारिश हो रही है, ठीक है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस होता है और इससे होती है, इसमें एक चीज याद रखना कि हमेशा जो विंड्स है वो कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ, है ना। तो आप इसको बलून के एग्जाम्पल से याद रख सकते हो। जब आप बलून फुला के उसको खोलते हो तो बलून के अंदर हाई प्रेशर होता है और एटमॉस्फेयर में थोड़ा लो प्रेशर होता है कंपैरेटिवली, तो हाई से लो हो तभी वो ऐसे पूरी हवा जो है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस यू कैन रिमेंबर। सो दिस वॉज अबाउट साइक्लोनिक रेन, ठीक है। तो इतने सारे टाइप की हमने, 4 टाइप्स की हमने मैकेनिज्म देखी। इंडिया में कौन सा प्रीडोमिनेंट होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। अब इसकी हम समरी देख लेते हैं माय डियर। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा आज कि भाई प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर दैट रीचेस द अर्थ सरफेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। फिर हमने वेरियस फॉर्म्स देखे, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं, रेन होता है, फिर होता है आपका स्नो, फिर क्या होता है ड्रिजल, ठीक है, फिर होता है आपका ग्लेज, फिर होता है आपका स्लीट और फिर होता है आपका हेल, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे लिख रही हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो देखिए रेन में क्या करना है, आपको साइज याद रखना है 0.5 mm to 6 mm, ठीक है। स्नो की आपको डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली इसकी डेंसिटी होती है 0.1 ग्राम पर सीसी, 0.1 ग्राम पर सीसी। ड्रिजल का साइज क्या होता है, लेस देन 0.5 mm, ठीक है। ग्लेज क्या होता है, जब भी कोई वाटर ड्रॉपलेट एक कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करेगा जिसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो आइस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वो होता है आपका ग्लेज। स्लीट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट आइस होती है, ठीक है। हेल क्या होता है, लम्स ऑफ आइस होते हैं जिसका साइज जो होता है वो ग्रेटर देन 8 mm होता है। क्लियर। सो ये हमने पढ़ा और ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी हम रेनफॉल को क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में। पहला क्या होता है, अगर ट्रेस से 2.5 mm पर आवर है तो वो लाइट रेन है, 2.5 mm पर आवर से 7.5 mm पर आवर है तो वो मीडियम इंटेंसिटी रेनफॉल है, ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर है तो वो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल है, ठीक है माय डियर। जो हम आगे हाइड्रोलॉजी में जिसमें भी बात करेंगे, अगर मैं प्रेसिपिटेशन बोलूंगी तो वी विल बी रेफरिंग टू रेनफॉल, क्योंकि इंडिया के मोस्ट ऑफ द रीजन्स में रेनफॉल होती है, स्नोफॉल सिर्फ हिमालयन रीजन्स में होती है, ठीक है माय डियर। तो ये हो गया आपका, दिस आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। फिर हमने देखा मैकेनिज्म, हमने 4 मैकेनिज्म देखी माय डियर। पहली देखी फ्रंटल, ठीक है। दूसरी देखी हमने, दूसरी कौन सी देखी, कन्वेक्शनल या कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं इसको, कन्वेक्शनल रेन, ठीक है। ये किसकी वजह से होती है, हीट एनर्जी ट्रांसफर जब होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसके वजह से होती है, ठीक है। तो लैंड सरफेस, ये वाला डायग्राम याद रखना कि भाई ये लैंड सरफेस है, यहाँ पे एयर मास है, जो सराउंडिंग एयर है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर ऊपर उठेगी, फिर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा तो बारिश होगी, ठीक है। फिर हमने देखा ओरोग्राफिक, ये किसकी वजह से होती है, ओरोग्राफिक
रेनफॉल ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू टोपोग्राफिकल वेरिएशन। ओरोग्राफिक ओरोजेनिक प्रोसेस से याद रखना कि माउंटेन इसमें की एलिमेंट होता है और इंडिया में यही मैकेनिज्म सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और लास्ट हमने पढ़ा साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। क्लियर? सो दिस आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेनफॉल एंड दिस आर द मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल। अब इसमें आपको शॉर्ट नोट बनाना है तो आप साइज लिख लीजिएगा शॉर्ट नोट में, और इसमें जो इंटेंसिटी मैंने 3 टाइप से डिवाइड किया था वो लिख लीजिएगा, सबका साइज मेंशन कर लीजिएगा, और ये जो फ्रंटल, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक के छोटे छोटे से डायग्राम बना लीजिएगा। देखो आपको शॉर्ट नोट्स में सिर्फ वही चीजें ऐड करनी है माय डियर जो आपको याद नहीं रहती। ऐसा लग रहा है कि आपको ये याद रहेगा तो अननेसेसरी फिर से आपको शॉर्ट नोट्स एक नोट्स जैसे नहीं बना लेने, ठीक है। तो आप क्या करिए कि आप उसको मतलब बहुत एकदम स्मॉल फॉर्म में जो आपको लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया या ये हम भूल सकते हैं, जनरली हम साइज भूल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म हमें याद रहेगा, हमने पिक्चर से देखा है और समझा है तो मैकेनिज्म हमें याद रहेगा, बट हम साइज भूल सकते हैं। तो आप साइजेस को शॉर्ट नोट्स पे लिख लीजिए। तो आज का जो शॉर्ट नोट टिप है वो आपका यही है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल लेट्स क्रैक गेट एंड ESC सिविल। तो जब भी हम आएंगे तो आपको सिविल का जो भी कंटेंट आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो हेल्प करेगा वो मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं माय डियर तो प्लीज ये कोड यूज कीजिए, डोंट फॉरगेट दिस कोड BT Live। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कुछ लगता है कि और अच्छे से इसको करवाना चाहिए, तो अगर आपको कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का उसको इम्प्रूव करके इम्प्लीमेंट करूंगी। थैंक यू।